चैप्टर 5 में आपका वेलकम है। एक गहरी सांस लीजिए और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन को कनकर करने के लिए खुद की पीठ थपथ पाइए। अगर आप चैप्टर 4 में कॉशी-रीमान इक्वेशंस, हार्मोनिक फंक्शंस और कन्फॉर्मल मैपिंग्स को अच्छे से समझ पाए थे, तो आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस सेकंड हाफ में मास्टर करने के लिए जरूरी एग्जैक्ट मैथमेटिकल मसल मेमोरी पहले ही बिल्ड कर ली है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जब स्टैंडर्ड कैलकुलस से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर पेज पलटते हैं तो उन्हें अचानक पैनिक फील होता है। इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड जैसे सिंबल सब्सट्रैक्ट मिस्टीरियस और इंटिमिडेटिंग लगते हैं। लेकिन कंफर्टिंग ट्रुथ ये है कि अगर आप सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से एक स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करना जानते हैं तो आप पहले से ही 80% जानते हैं कि यहां क्या हो रहा है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आप x इक्वल्स a से x इक्वल्स b तक रियल लाइन के एक स्ट्रेट सेगमेंट के साथ फंक्शन f ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा डोमेन 2 डायमेंशनल है। पॉइंट a से पॉइंट b तक मूव करना किसी सिंगल फ्लैट हाईवे तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इन्फिनिटली कई पाथ्स, कर्व्स और कंटूर्स हैं जिन पर आप हाइक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल बस यही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक स्पेसिफाइड कंटिन्यूअस पाथ c के साथ ट्रेवल करते हुए एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इवेलुएट करना। इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हम अनपैक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं, कर्व्स को एफर्टलेसली पैरामीटराइज करना सीखेंगे और यह डिस्कवर करेंगे कि क्यों कुछ पाथ्स अलग आंसर्स देते हैं जबकि बाकी हर सिंगल टाइम एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देते हैं। सेक्शन ब्रेक, अनपैकिंग द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। चलिए नोटेशन इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड ई जेड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि यह कभी दोबारा ब्लैक बॉक्स जैसा फील न हो। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के एक रीजन पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल्स एफ ऑफ जेड है और c एक स्मूथ ओरिएंटेड कर्व है, यानी एक ऐसा पाथ जिसका एक स्टार्ट, एक एंड और ट्रेवल की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है जो एक इनिशियल पॉइंट z सब a को फाइनल पॉइंट z सब b से कनेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक डायग्राम जिसमें वर्टिकल एक्सिस y इमेजिनरी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस x रियल है। ये कर्व c को स्टार्ट पॉइंट z a से एंड पॉइंट z b तक जाते हुए दिखाता है, जिसमें ट्रेवल की डायरेक्शन b की तरफ मूव कर रही है। इंटीग्रल ओवर c f ऑफ जेड जेड को इवेल्युएट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल को उनके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। चैप्टर 4 से याद करें, f ऑफ जेड इक्वल टू u ऑफ x कॉमा y प्लस i v ऑफ x कॉमा y, और चूंकि z इक्वल टू x प्लस i y है तो डिफरेंशियल लेने पर हमें मिलता है dz इक्वल टू dx प्लस i dy। अब आइए इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स को सीधे इंटीग्रल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। द इंटीग्रल ओवर c ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू द इंटीग्रल ओवर c ऑफ द क्वांटिटी u ऑफ x कॉमा y प्लस i v ऑफ x कॉमा y टाइम्स द क्वांटिटी dx प्लस i dy। इंटीग्रेंड के अंदर स्टैंडर्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हुए, ये याद रखते हुए कि i स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है द क्वांटिटी u प्लस i v टाइम्स द क्वांटिटी dx प्लस i dy इक्वल टू u dx प्लस i u dy प्लस i v dx प्लस i स्क्वेयर्ड v dy इक्वल टू द क्वांटिटी u dx माइनस v dy प्लस i टाइम्स द क्वांटिटी v dx प्लस u dy। इसे रियल और इमेजिनरी इंटीग्रल्स में स्प्लिट करने पर एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है। द इंटीग्रल ओवर c ऑफ f ऑफ dz equal to the integral over c of the quantity u dx minus v dy plus I times the integral over c of the quantity v dx plus u dy। ये ब्रेकडाउन हमें क्या बताता है? ये बस एक नए रूप में वेक्टर कैलकुलस ही है। एक सिंगल कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल मैथमेटिकली 2D प्लेन में एक साथ दो रियल लाइन इंटीग्रल्स कंप्यूट करने के बराबर होता है। रियल पार्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन u dx माइनस v dy को इंटीग्रेट करता है, इमेजिनरी पार्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन v dx प्लस u dy को इंटीग्रेट करता है। अगर आपने अपने बेसिक फिजिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स में कभी फोर्स फील्ड द्वारा किया गया वर्क इंटीग्रल ओवर c ऑफ f डॉट d r इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c ऑफ सब x dx प्लस f सब y dy कैलकुलेट किया है तो ये फॉर्मेट आपको तुरंत जाना पहचाना लगेगा। सेक्शन ब्रेक, द पैरामीटराइजेशन प्लेबुक, हाइकिंग द कंटूर। हालांकि किसी इंटीग्रल को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट करने से हमें इसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली दो वेरिएबल्स x और y के साथ सीधे लाइन इंटीग्रल्स कंप्यूट करना अलजेब्रिकली काफ़ी मैसी हो सकता है। किसी लाइन इंटीग्रल को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए
हमें सब कुछ एक सिंगल रियल वेरिएबल में रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है। हम ऐसा पाथ पैरामीटराइजेशन का यूज करके करते हैं। द जीपीएस मेटाफर। इमेजिन कीजिए आप एक वाइंडिंग माउंटेन ट्रेल पर हाइकिंग कर रहे हैं। आपकी मैप पोजीशन टाइम टी का एक फंक्शन है। टाइम टी इक्वल टू ए स्टार्ट, टाइम टी इक्वल टू बी फिनिश की तरफ जाता है, पोजीशन जेड ऑफ ए पोजीशन जेड ऑफ बी की तरफ जाता है। जैसे ही टाइम टी टिक फॉरवर्ड करता है टी इक्वल टू ए से टी इक्वल टू बी तक, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली अपडेट होते हैं। जेड ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू टी विच इज लेस देन और इक्वल टू बी। अगर हम पोजीशन जेड को पैरामीटर टी के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो चेन रूल से डिफरेंशियल डी जेड बन जाता है। डी जेड इक्वल टू जेड प्राइम ऑफ टी डी टी इक्वल टू द क्वांटिटी डी एक्स ओवर डी टी प्लस आई टाइम्स डी वाई ओवर डी टी। द मास्टर सब्सटीट्यूशन रूल फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। पैरामीटराइज्ड कर्व सी जेड ऑफ टी के अलोंग ए लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू बी के लिए इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड को इवेल्युएट करने के लिए द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ जेड ऑफ टी टाइम्स जेड प्राइम ऑफ टी डी टी। यह सिंपल इक्वेशन कंटूर इंटीग्रल्स को एक्सप्लिसिटली इवेल्युएट करने के लिए आपका वर्कहॉर्स फॉर्मूला है। सेक्शन ब्रेक। चीट शीट स्टैंडर्ड कर्व पैरामीटराइजेशंस। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आप पैरामीटराइजेशंस को फिर से इन्वेंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इन फोर हाई यील्ड स्टैंडर्ड शिप्स को मेमोराइज कर लीजिए। यह टेबल कॉमन जियोमेट्रिक कर्व्स और कॉम्प्लेक्स पाथ्स के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन, पैरामीटर रेंजेस और डिफरेंशियल्स को आउटलाइन करती है। Z1 से Z2 तक के एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन Z ऑफ t E2 1 माइनस t टाइम्स Z1 प्लस t टाइम्स Z2 होता है, या अल्टरनेटिवली Z1 प्लस t टाइम्स द क्वांटिटी Z2 माइनस Z1 होता है, जहां पैरामीटर t 0 से 1 तक रेंज करता है, और डिफरेंशियल dz इक्वल टू द क्वांटिटी Z2 माइनस Z1 टाइम्स dt होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जहां y इक्वल टू y0 है उसे z ऑफ t इक्वल टू 2t प्लस i टाइम्स 0 के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है, जिसमें पैरामीटर t x1 से x2 तक रेंज करता है, जिससे डिफरेंशियल dz इक्वल टू dt मिलता है। एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट जहां x इक्वल टू x0 है उसे z ऑफ t इक्वल टू x0 प्लस i टाइम्स t के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है, जिसमें पैरामीटर t y1 से y2 तक रेंज करता है, जो डिफरेंशियल dz इक्वल टू i टाइम्स dt देता है। Z0 पर सेंटर्ड और रेडियस r वाले एक काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल को z ऑफ t इक्वल टू Z0 प्लस r टाइम्स e टू द पावर ऑफ i t के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है, जहां पैरामीटर t 0 से 2 पाई तक रेंज करता है, और डिफरेंशियल dz इक्वल टू i टाइम्स r टाइम्स e टू द पावर ऑफ i t टाइम्स dt होता है। फाइनली एंगल θ1 से एंगल θ2 तक एक्सटेंड होने वाले रेडियस r के एक सर्कुलर आर्क को z ऑफ t टू r टाइम्स e टू द पावर ऑफ i t के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है, जहां पैरामीटर t θ1 और θ2 के बीच होता है, और डिफरेंशियल dz इक्वल टू i टाइम्स r टाइम्स e टू द पावर ऑफ i t टाइम्स dt होता है। सेक्शन ब्रेक। फुली वर्कड एग्जाम्पल पाथ डिपेंडेंस इन एक्शन। चलिए एक कंक्रीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर अपनी नई पैरामीटराइजेशन टूलबेल्ट को टेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है, क्या किसी इंटीग्रल की वैल्यू दो पॉइंट्स के बीच लिए गए स्पेसिफिक पाथ पर डिपेंड करती है या सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पर। चलिए सेम स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले दो कंप्लीटली डिफरेंट पाथ्स के अलोंग एक नॉन एनालिटिक फंक्शन को इवेल्युएट करके इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए। कैपिटल I इक्वल टू द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ जेड बार डी जेड, जहां सी ओरिजिन z a इक्वल्स 0 से पॉइंट z b इक्वल्स 1 प्लस i तक का पाथ है। दो अलग अलग कंटूर्स के अलोंग पाथ C1 0 को 1 प्लस i से जोड़ने वाला डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। पाथ C2 एक 2 सेगमेंट राइट एंगल्ड पाथ जो रियल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली 0 से 1 तक जाता है और फिर इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल वर्टिकली 1 से 1 प्लस i तक जाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक डायग्राम जिसमें रियल एक्सिस x और इमेजिनरी एक्सिस y है। पॉइंट जेड बी 1 प्लस i पर है। पाथ C1 0 0 0 वाले ओरिजिन से पॉइंट जेड बी तक जाता है। पाथ C2 a के जरिए 0 0 से 1 0 तक जाता है और फिर C2b के जरिए पॉइंट जेड बी तक जाता है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। पाथ 1 C1 डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन।
स्टेप 1, पाथ C1 को पैरामीटराइज करें। Z1 इक्वल्स 0 से Z2 इक्वल्स 1 प्लस I तक स्ट्रेट लाइन फार्मूला यूज करते हुए Z of t इक्वल टू 0 0 प्लस t टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस I माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू t टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस y क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू t प्लस I t 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ x of t इक्वल्स t और y of t इक्वल्स t। स्टेप 2, z बार ऑफ t और dz फाइंड करें। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z बार ऑफ t इक्वल्स x of t माइनस I y of t इक्वल्स t माइनस I t इक्वल्स t टाइम्स 1 माइनस I। डिफरेंशियल dz इक्वल्स z प्राइम ऑफ t dt इक्वल्स 1 प्लस I dt। स्टेप 3, सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल सेटअप करें और इवेलुएट करें। I sub c1 इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ z बार ऑफ t टाइम्स z प्राइम ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। I sub c1 equal to the integral from 0 to 1 of open parenthesis t times open parenthesis 1 minus I close parenthesis times open parenthesis 1 plus I close parenthesis with respect to t। Constant factors को इंटीग्रल से बाहर निकालें। I sub c1 equal to open parenthesis 1 minus I close parenthesis times open parenthesis 1 plus I close parenthesis times the integral from 0 to 1 of t with respect to t। याद रखें कि 1 माइनस I टाइम्स 1 प्लस I इक्वल्स 1 स्क्वेयर्ड माइनस I स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 माइनस नेगेटिव 1 इक्वल्स 2। I sub c1 इक्वल टू 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट t स्क्वायर्ड ओवर 2 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1 which equal to 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 हाफ माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस which equal to 1। पाथ 1 के अलोंग रिजल्ट I of c1 इक्वल्स 1। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन पाथ 2 c2 2 सेगमेंट पाथ C2 दो अलग अलग स्ट्रेट सेगमेंट्स से मिलकर बना है। C2 इक्वल्स C2A प्लस C2B। सेगमेंट 1 C2A 0 0 से 1 0 की तरफ मूव करते हुए इस हॉरिजॉन्टल सेगमेंट के अलोंग y इक्वल्स 0 है जबकि x 0 से 1 तक जाता है। पैरामीटराइजेशन z ऑफ t इक्वल्स t प्लस I टाइम्स 0 इक्वल्स t जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू 1। कंजुगेट z बार ऑफ t इक्वल्स t। डिफरेंशियल dz इक्वल्स dt। सेगमेंट 1 के लिए इंटीग्रल को इवेलुएट करें। I sub c2 a इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t which इक्वल टू ओपन ब्रैकेट t स्क्वायर्ड ओवर 2 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1 which इक्वल टू 1 हाफ। सेक्शन ब्रेक सेगमेंट 2 c2b 1 1 0 से 1 1 तक मूव करना। इस वर्टिकल सेगमेंट के अलोंग x इक्वल टू 1 कांस्टेंट रहता है जबकि y $0 से $1 तक जाता है। पैरामीटराइजेशन z ऑफ t इक्वल टू 1 प्लस I t जहां 0 लेस देन या इक्वल टू t है जो लेस देन या इक्वल टू 1 है। कंजुगेट z बार ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस I t। डिफरेंशियल dz इक्वल टू I dt। सेगमेंट 2 के लिए इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I sub c2b इक्वल टू द इंटीग्रल 0 फ्रॉम 0 to 1 ऑफ an open parenthesis 1 minus it close parenthesis I respect to t which equal to the integral from 0 to 1 of open parenthesis I minus I squared t close parenthesis with respect to t which equal to the integral from 0 to 1 of open parenthesis t plus I close parenthesis with respect to t। डेफिनेट इंटीग्रल कंप्यूट कीजिए। I c2b equal to open bracket t square over 2 plus it close bracket evaluated from 0 to 1 which equal to open parenthesis 1 half plus I close parenthesis minus 0 which equal to 1 half plus I। सेक्शन ब्रेक पाथ 2 के अलोंग टोटल इंटीग्रल दोनों सेगमेंट्स के रिजल्ट्स को सम कीजिए। I sub c2 equal to I sub c2a plus I sub c2b which equal to 1 half plus open parenthesis 1 half plus I close parenthesis which equal to 1 plus I। चेक मार्क पाथ 2 के अलोंग रिजल्ट I sub c2 equal to 1 plus I। सेक्शन ब्रेक दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करना। चलिए देखते हैं अभी क्या हुआ। पाथ 1 c1 के अलोंग इंटीग्रल से $1 मिला। पाथ 2 c2 के अलोंग इंटीग्रल से 1 प्लस I मिला। क्योंकि 1 प्लस I के इक्वल नहीं है इंटीग्रल वैल्यू सीधे तौर पर पाथ की चॉइस पर डिपेंड करती है। ऐसा क्यों हुआ? इंटीग्रैंड f ऑफ z इक्वल टू z बार था जैसा कि आपने चैप्टर 4 में सीखा था। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन हर जगह कोशी रीमैन इक्वेशंस में फेल हो जाता है और एनालिटिक नहीं है। नॉन एनालिटिक फंक्शंस में पाथ इंडिपेंडेंस की कोई गारंटी नहीं होती। ट्रेल चेंज करने से फाइनल सम चेंज हो जाता है।
सेक्शन ब्रेक। द मैजिक ऑफ एनालिटिसिटी। जब पाथ मैटर नहीं करता, क्या होगा अगर हम जेड बार को किसी एनालिटिक फंक्शन से रिप्लेस कर दें, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल जेड स्क्वेयर्ड या एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द जेड। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड फंक्शन के लिए $0 से 1 प्लस आई तक एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन फिर से रन करते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड के लिए क्विक पाथ कंपैरिजन पाथ 1 स्ट्रेट लाइन जेड ऑफ टी इक्वल्स टी टाइम्स 1 प्लस आई। The integral over c1 of z with respect to z equal to the integral from 0 to 1 of t times open parenthesis plus 1 plus I close parenthesis times open parenthesis 1 plus I close parenthesis with respect to t which equal to open parenthesis 1 plus ours close parenthesis squared times the integral from 0 to 1 of t with respect to t which equal to open parenthesis 2I close parenthesis times 1 half which equal to I. Path to 2 segment C2a plus C2b. The integral along C sub 2a of z dz equals the integral from 0 to 1 of t dt equals 1 half. The integral along C sub 2b of z dz equals the integral from 0 to 1 of open parenthesis 1 plus it close parenthesis times it t equals the integral from 0 to 1 of open parenthesis I minus t close parenthesis dt equals I minus 1 half. Total I sub c sub 2 equals 1 half plus open parenthesis I minus 1 half close parenthesis equals I. दोनों पाथ से बिल्कुल सेम आंसर मिलता है। I द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मैथमेटिकल लॉ है। जब कोई फंक्शन f ऑफ z उस पूरे रीजन में एनालिटिक होता है जिसमें पाथ c1 और c2 शामिल हैं, तो इंटीग्रल सिर्फ एंड पॉइंट्स z, a और zb पर डिपेंड करता है। ठीक रियल कैलकुलस की तरह, अगर f ऑफ z एनालिटिक है और उसका एक कंटिन्यूअस एंटी डेरिवेटिव कैपिटल f ऑफ z है, जैसे कि कैपिटल f प्राइम ऑफ z इक्वल्स f ऑफ z, तो द इंटीग्रल फ्रॉम z सब a z सब b ऑफ f ऑफ z dz इक्वल्स f ऑफ z सब bb माइनस f ऑफ z सब a। f ऑफ z इक्वल्स z के लिए इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल f ऑफ z इक्वल्स z स्क्वेयर्ड ओवर 2 है। इसे सीधे z a इक्वल्स 0 से z b इक्वल्स 1 प्लस तक इवेल्युएट करने पर द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 प्लस i ऑफ z equals z squared over 2 evaluated from z from 0 to 1 plus I equals open parenthesis 1 plus I close parenthesis squared over 2 minus 0 equals 2 I over 2 equals I। ना कोई पैरामीटराइजेशन, ना कोई पाथ स्प्लिटिंग और ना ही लंबे चौड़े लाइन इंटीग्रल्स की जरूरत। सेक्शन ब्रेक। 5 प्रो टिप और हाई यील्ड गेट हैक्स। गेट जैसे टाइम प्रेशर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जरूरत ना हो तब भी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल पर लंबे पैरामीटराइजेशन करना अपने कीमती मिनट्स गंवाने का सबसे तेज तरीका है। गिवन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, क्या एफ ऑफ जेड रीजन में एनालिटिक है? अगर हाँ तो आप फंडामेंटल थ्योरम यूज कीजिए। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स एफ ऑफ जेड एंड माइनस एफ ऑफ जेड स्टार्ट पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर नहीं तो पाथ जेड ऑफ टी को पैरामीटराइज कीजिए और एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कीजिए इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड ऑफ टी टाइम्स जेड प्राइम ऑफ टी डी टी। द 5 सेकंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले इंटीग्रैंड एफ ऑफ जेड को इंस्पेक्ट करें। क्या एफ ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल है जैसे कि जेड क्यूब्ड प्लस 3z? क्या ये एक एक्सपोनेंशियल है e टू द z? क्या ये साइन या कोसाइन है साइन z कोसाइन z? अगर हाँ तो फंक्शन एंटायर है, यानी हर जगह एनालिटिक है। आपको दिए गए कर्व सी को पैरामीटराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस कैपिटल एफ ऑफ जेड एंटी डेरिवेटिव निकालें और कैपिटल एफ ऑफ जेड एन माइनस कैपिटल एफ जेड स्टार्ट इवेल्युएट करें। नॉन एनालिटिक रेड फ्लैग्स से सावधान रहें। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स जेड बार, रियल या इमेजिनरी एक्सट्रैक्ट्स आर ई ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड दिखें तो रुक जाएं। ये फंक्शंस नॉन एनालिटिक होते हैं। आपको सेक्शन 3 में दिखाए अनुसार पाथ को ध्यान से पैरामीटराइज करना होगा। सिंगुलैरिटीज के लिए चेक करें। अगर एफ ऑफ जेड इक्वल्स 1 ओवर जेड माइनस 2 है तो ये पॉइंट जेड इक्वल्स 2 को छोड़कर हर जगह एनालिटिक है। अगर आपका पाथ सी जेड इक्वल्स 2 से होकर गुजरता है या उसे एनक्लोज करता है तो स्टैंडर्ड एंटी डेरिवेटिव ट्रिक्स का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। हम आने वाले सेक्शंस में इन सिंगुलर पॉइंट्स को हैंडल करना अच्छी तरह सीख लेंगे। सेक्शन ब्रेक। सेल्फ चेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले अपनी समझ को मजबूत करने के लिए एक पेपर उठाएं और इन टारगेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। प्रॉब्लम 1, एक्सप्लिसिट पैरामीटराइजेशन। जेड इक्वल्स 0 से जेड इक्वल्स 2 प्लस आई तक स्ट्रेट
लाइन पाथ सी के अलोंग जेड स्क्वायर डी जेड के इंटीग्रल अलोंग सी का इवैल्यूएशन करें। हिंट 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल 1 के लिए पाथ पैरामीटराइजेशन जेड ऑफ टी इक्वल्स टी टाइम्स 2 प्लस आई का यूज करके इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें और फिर एंटी डेरिवेटिव फार्मूला एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड क्यूब्ड ओवर 3 का यूज करके अपने आंसर को वेरीफाई करें। दोनों मेथड्स मैच होने चाहिए। प्रॉब्लम 2 नॉन एनालिटिक कंटूर इंटीग्रेशन थीटा इक्वल्स 0 से थीटा इक्वल्स पाइक यूनिट सर्किल जेड ऑफ थीटा इक्वल्स ई टू दाई थीटा के अपर हाफ के अलोंग रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड के इंटीग्रल अलोंग सी का इवैल्यूएशन करें। हिंट रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स कोसाइन थीटा और डी जेड इक्वल्स आई ई टू दाई थीटा डी थीटा के रूप में एक्सप्रेस करें। सेक्शन ब्रेक आंसर्स एंड सॉल्यूशन हाइलाइट्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन एंटी डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 plus I of z squared dz equals z cubed over 3 evaluated from 0 to 2 plus I equals open parenthesis 2 plus I close parenthesis cubed over 3 equals open parenthesis 8 plus 3 times 4 times I plus 3 times 2 times I squared plus I cubed close parenthesis over 3 equals 8 plus 12 I minus 6 minus over 3 equals 2 plus 11 I over 3। प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल सेटअप करें। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ऑफ कोसाइन थीटा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आई ई टू द पावर ऑफ आई थीटा क्लोज पैरेंथेसिस डी थीटा इक्वल्स आई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ कोसाइन थीटा ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस डी थीटा इक्वल्स आई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ऑफ साइन थीटा cosine theta d theta equals I times open parenthesis pi over 2 close parenthesis minus 0 equals pi over 2 times I। सेक्शन ब्रेक व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब जब आप समझ गए हैं कि ओपन पाथ्स के अलोंग लाइन इंटीग्रल्स कैसे बिहेव करते हैं और एनालिटिसिटी कैसे कैसे पाथ इंडिपेंडेंस की गारंटी देती है, तो हम एक गहरा सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। क्या होता है जब कोई पाथ घूमकर वापस खुद पर ही बंद हो जाता है और एक कंप्लीट सर्किट बनाता है? अगर कोई एनालिटिक फंक्शन 2 पॉइंट्स के बीच चाहे कोई भी पाथ लिया जाए वही रिजल्ट देता है, तो जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो तो आपको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? मैथमेटिक्स के सबसे एलिगेंट और पावरफुल रिजल्ट्स में से एक को देखने के लिए तैयार हो जाइए जब हम 5.2 कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम सिंपली कनेक्टेड रीजन्स एंड जीरो लूप इंटीग्रल्स की तरफ बढ़ते हैं।